नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने एडविना के प्रारंभिक जीवन और उनके अपने पति के साथ सिंगापुर आने तक की कहानी सुनाई। इस वीडियो में एडविना और नेहरू की पहली मुलाकात का किस्सा है, लेकिन मैं शुरू में ही आगाह कर देना चाहती हूँ कि मुलाकात का किस्सा केवल कुछ ही पलों का है और इस वीडियो में नेहरू की साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा और उनके उस वक्त के कार्यकलापों का विवरण ज्यादा है। अगस्त 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान माउंटबेटन साउथ ईस्ट एशिया कमान के सुप्रीम एलाइड कमांडर बने और उनके नेतृत्व में 1945 के अंत में जापान को हराकर बर्मा और सिंगापुर को दोबारा ब्रिटिश कंट्रोल में लाया गया। युद्ध खत्म होने के बाद माउंटबेटन दंपत्ति, खास तौर से एडविना, एलाइड फोर्सेस के सैनिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने, उनका मनोबल बढ़ाने और युद्ध बंदियों के स्वदेश वापसी के इंतजाम करने का महत्वपूर्ण काम करती हैं। भारत में गांधी और नेहरू के नेतृत्व में कई वर्षों के संघर्ष के बाद, खास तौर से भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, ब्रिटेन भारत छोड़ने को मजबूर हो जाता है। नेहरू और उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया जाता है और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन सत्ता हस्तांतरण की योजना का प्रस्ताव लेकर भारत आता है। कांग्रेस की सहमति से प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। फिर विधानसभाओं के सदस्य संविधान सभा के सदस्य चुनते हैं। विधानसभा में अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीती है और इसीलिए वही अंतरिम सरकार बनाती है और नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं। मुस्लिम लीग अलग देश की मांग करता है। ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग का समर्थन करती है और उस समय की हालत देखते हुए कांग्रेस भी विभाजन के लिए सहमत हो जाती है। इस प्रकार गांधी के नेतृत्व में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बाद भारत की आजादी सुनिश्चित होती है। अब सत्ता हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इन कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी नेहरू दो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करते हैं। एक है सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज INA के ऑफिसर्स और सैनिकों की मदद करना और दूसरा पड़ोसी एशियाई देशों के साथ संबंध स्थापित करना और वहां बसे भारतीयों को भरोसा दिलाना और उनकी सहायता करना। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में और जापान के सहयोग से बनी आजाद हिंद फौज में लगभग 20,000 भारतीय ऑफिसर और जवान शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो जाती है। उसके बाद बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो INA के सैनिकों का भविष्य संकट में पड़ जाता है। इन्होंने भारत की आजादी के लिए युद्ध के दौरान जापानियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उनके इरादे तो भारत को स्वतंत्र करवाने के थे, परंतु वे जापान और जर्मनी के हिटलर के साथ गठबंधन करके लड़ रहे थे। कांग्रेस और नेहरू हिटलर की विचारधारा से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। हालांकि नेहरू मानते थे कि जापान से गठबंधन एक गलती थी। फिर भी जब युद्ध खत्म हुआ तो नेहरू ने INA के सैनिकों का बचाव किया। ब्रिटिश सरकार के लगाए देशद्रोह के आरोपों से सैनिकों को बचाया। उन्होंने सैनिकों के प्रयासों की, उनकी लड़ाई को, उनके प्रयासों को जापान या हिटलर जैसे गलत मकसद के बजाय देशभक्ति से प्रेरित बताया। INA के 3 ऑफिसर्स का जब लाल किले पर ट्रायल होने वाला था तो जनता में भारी आक्रोश फैल गया और मुस्लिम लीग सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल INA के समर्थन में उतर आए। नेहरू ने आगे बढ़कर INA का समर्थन किया, राहत प्रयासों का आयोजन किया, प्रतिष्ठित हस्तियों से समर्थन जुटाया। कांग्रेस ने एक डिफेंस कमेटी बनाई। नेहरू खुद उसमें शामिल हुए और वकील के रूप में अदालत में पेश हुए। उन्होंने 25 साल के बाद अपना वकील का चोगा दोबारा पहना। इसके अतिरिक्त नेहरू एशियाई देशों के युद्ध के बाद आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहते थे। वे चाहते थे कि बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया और इंडोचीन जैसे देश साम्राज्यवाद से मुक्त रहें। कांग्रेस पार्टी फर्स्ट हैंड रिपोर्ट बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को इन देशों में भेजना चाहती थी, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। भविष्य में सहयोग के लिए इन देशों के राष्ट्रवादी नेताओं से मिलने और वहां बसे भारतीयों, विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता लीग और INA से जुड़े लोगों की, उनके हालात और उनकी मदद करने के लिए नेहरू बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया जाने की प्लानिंग करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लोग भारत से कट गए थे और अब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA के कई नेताओं को वहां जेल में डाला जा रहा था। नेहरू स्वयं इन देशों में बसे भारतीयों की मदद व सांत्वना देने के लिए जाना चाहते हैं। बर्मा और जावा के अधिकारियों ने नेहरू को भी
वहां दौरा करने की अनुमति नहीं दी। मलाया में ब्रिटिश सैन्य प्रशासन उनका स्वागत करने को तैयार था, लेकिन यह अनुमति कुछ शर्तों पर थी जो नेहरू को मंजूर नहीं थी। नेहरू को बताया गया कि मलाया में आपके प्रवेश पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आपकी यात्रा सिर्फ यहाँ बसे भारतीयों की सहायता से संबंधित हो और किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए ना हो। ब्रिटिश सैन्य प्रशासन आपको सूचित करना चाहता है कि मलाया में सभी रेस के लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए एक आधिकारिक संगठन स्थापित किया गया है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप यहाँ के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। वे आपको यह भी बताना चाहते हैं कि वर्तमान में मलाया में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं ऐसी हैं कि आपको यात्रा के दौरान कार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। नेहरू एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की शर्तों पर जाने से इनकार कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य मलाया में भारतीयों की परेशानियों और डर के माहौल को कम करना था, और यदि ब्रिटिश अधिकारी इसे राजनीति कह रहे थे तो नेहरू उनकी बात से सहमत नहीं थे। जैसा कि पहले बताया, इस समय साउथ ईस्ट एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांडर लॉर्ड माउंटबेटन सिंगापुर में थे। माउंटबेटन ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने पिछले निर्देशों को रद्द कर दिया और नेहरू की यात्रा के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की। नेहरू को मलाया से पहले सिंगापुर आने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू ने सहमति दी और अपनी बात पर अडिग रहे कि मलाया में उनके रहने का इंतजाम और कार्यक्रम उनके भारतीय मेजबान ही आयोजित करेंगे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि नेहरू भारतीय समुदाय को कहें कि उनके आगमन पर INA के पूर्व अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर ना दें। नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी और मात्र इतना स्वीकार किया कि उनकी यात्रा के दौरान मजदूरों का कोई जुलूस या हड़ताल आयोजित नहीं किया जाएगा। सिंगापुर हवाई अड्डे पर प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट नेहरू के लिए माउंटबेटन ने पूरे सम्मान के साथ उपयुक्त स्वागत की व्यवस्था की। फिर गवर्नमेंट हाउस में नेहरू का स्वागत किया और उनके साथ भारतीय सैनिकों से मिलने उनकी कैंटीन गए। और यही नेहरू की एक अनोखे अंदाज में एडविना से मुलाकात होती है। ये उनकी पहली मुलाकात थी। नेहरू इसके बारे में एक पत्र में लिखते हैं, हम कैंटीन पहुंचे और वहां मेरी मुलाकात लेडी माउंटबेटन से हुई। जब हम बरामदे या पोर्टिको से अंदर एक कमरे में गए, तभी वहां भारतीय सैनिकों की बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी जो शायद मुझसे मिलना चाहते थे। जब हम अंदर कमरे में पहुंचे तो एडविना माउंटबेटन कहीं नजर नहीं आई। मैं चारों ओर देखने के लिए एक कुर्सी पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में लेडी माउंटबेटन उस भारी भीड़ में से घुटनों के बल चलते हुए बाहर निकली। सैनिकों की भगदड़ ने उन्हें गिरा दिया था। ऐसी अनोखी थी उनकी पहली मुलाकात। सिंगापुर के डाउनटाउन में सुभाष चंद्र बोस ने करीब साल भर पहले INA के शहीदों की स्मृति में एक छोटा सा स्मारक बनवाया था। जापान की हार के बाद इसे माउंटबेटन ने नष्ट करवा दिया, परंतु उसका पुनर्निर्माण हो गया था। माउंटबेटन चाहते थे कि नेहरू इस स्मारक पर नहीं जाएं। वे चिंतित थे कि इससे INA को मान्यता मिल जाएगी और इस समारोह में एकत्रित भीड़ से वहां बसे चीनी और अन्य लोग नाराज हो जाएंगे। नेहरू माउंटबेटन की इस बात से सहमत नहीं थे कि INA को उनके द्वारा श्रद्धांजलि देने से चीनी नाराज हो जाएंगे। दरअसल नेहरू को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि चीनियों का प्रतिरोध आंदोलन और INA के बीच कुछ भूमिगत संपर्क थे। युद्ध के दौरान चीनी यह मानते थे कि भारतीय भी उन्हीं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं और जापानियों के साथ उनका सहयोग केवल संयोग है। नेहरू ने माउंटबेटन की सिर्फ इतनी बात मानी कि वे सार्वजनिक समारोह नहीं करेंगे और उन्होंने चुपचाप बिना किसी घोषणा के INA स्मारक का दौरा किया और वहां कुछ फूल चढ़ाए। ये बात तुरंत स्थानीय लोगों को पता भी चल गई। माउंटबेटन की दूसरी रिक्वेस्ट थी कि जब नेहरू INA के अधिकारियों को संबोधित करें, जिनकी संख्या लगभग 3000 थी, तो वे वर्दी और मिलिट्री बैज लगाकर एक सेना के रूप में परेड न करें और उस समारोह में आम जनता उपस्थित नहीं होनी चाहिए। नेहरू ने उत्तर दिया कि वर्दी के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्सर इन लोगों के पास कपड़ों के नाम पर सिर्फ वर्दी ही होती है। जहाँ तक बैज लगाने की बात है, वे नहीं पहनेंगे, लेकिन अगर लगा भी ले तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो समारोह को प्राइवेट रखा जाएगा, हालांकि लोगों को आने से रोकना पूरी तरह संभव नहीं होगा। और जब समारोह शुरू हुआ तो उसमें INA के मिलिट्री अधिकारी तो थे ही नहीं, क्योंकि वे वापस भारत भेज दिए गए थे।
केवल आईएनए के सिविलियंस थे, इसलिए मिलिट्री बैच की समस्या उत्पन्न ही नहीं हुई, लेकिन बड़ी संख्या में आम जनता जरूर उपस्थित थी। मलाया की यात्रा के लिए माउंटबेटन ने नेहरू के साथ 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी नियुक्त किए। नेहरू उनका साथ नहीं चाहते थे, पर शिष्टाचारवश मना नहीं कर पाए। उन्होंने वहाँ रहने वाले भारतीयों से, जो भारत से जुड़े हुए थे और अपनी भारतीय राष्ट्रीयता बनाए रखना चाहते थे, उनसे कहा कि जिन लोगों ने मलाया में अपना स्थायी निवास बना लिया है, उन्हें मलाया राष्ट्रीयता ले लेनी चाहिए, क्योंकि नेहरू को आशा थी कि जल्दी ही ऐसा समय आएगा जब साउथ ईस्ट एशिया के इन सभी क्षेत्रों की एक ही राष्ट्रीयता हो जाएगी। उनकी यात्रा से भारतीय समुदाय का मनोबल बढ़ा, उनके संगठन में सुधार आया। मलया के मूल निवासी भारतीय और चीनियों में आपसी सद्भाव बढ़ा। भारतीयों के खिलाफ राजनीतिक कार्यवाही में कमी हुई और उनकी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार की संभावना बढ़ी। इसके बाद नेहरू रंगून होते हुए भारत लौट आए, जहां आजादी की घड़ी दिन प्रतिदिन करीब आ रही थी। और फिर नेहरू की एडविना से मुलाकात मार्च 1947 में होती है, जब माउंटबेटन वाइसराय बनकर भारत आते हैं। तो आगे की कहानी इस वीडियो श्रृंखला के अगले भाग में पार्ट 3 में सुनाई जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।